नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 60 डेज चैलेंज के डे 4 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक और स्किनर को देखने वाले हैं। थॉर्नडाइक की क्या लर्निंग थ्योरी थी, स्किनर की क्या लर्निंग थ्योरी थी, दोनों में क्या डिफरेंस है, मेन वर्ड्स कीवर्ड्स कौन से हैं जिनसे कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ताकि आपका जो है पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में हो जाए। कंटेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, साथ साथ उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको आइडिया लग जाए। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर कोई इंप्रूवमेंट की कहीं आपको जरूरत लग रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो से हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्रूव किया जाए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं थोर्नडाइक के बारे में। यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे कि थोर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी क्या दिया था, थोर्नडाइक ने कौन सी लर्निंग थ्योरी दी थी, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक की जो लर्निंग थ्योरी है, थॉर्नडाइक ने जो अधिगम से रिलेटेड अपनी थ्योरी दी थी, उसको बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हो सकता है कि किसी बुक में आपको कोई और नाम दिख जाए और एग्जाम में कोई और नाम दिख जाए, तो वो आपकी टेंशन ना रहे, इसके लिए हम यहाँ पर सारे नाम आपके सामने दिखाएंगे और हर एक का रीजन भी बताएंगे कि इस नाम से इसको क्यों बुलाया जाता है। ताकि रीजन आपके पास होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है अपने आप ऑटोमेटिक वो चीजें समझ में आ जाएगी, अपने आप याद रहेंगी। आपको बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो हर एक नाम को भी बताएंगे कि किस किस नाम से बुलाया जाता था, साथ साथ उसका रीजन भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इन नामों से जाना जाता है, जैसे कि थोर्नडाइक की बॉन्ड थ्योरी क्या है, ठीक है। या फिर थोर्नडाइक का कनेक्शनिज्म थ्योरी आप इसको कह सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो थोर्नडाइक की बॉन्ड थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी इसको कह सकते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं थोर्नडाइक का अनुबंधन सिद्धांत। या इसको हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन परिवर्तन थ्योरी सिद्धांत, या एसआर थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। साथ साथ हम इसको थोर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थोर्नडाइक के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपका इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नाम भी आपके इंपॉर्टेंट है इक्वली, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों पढ़े, इनका नाम कैसे पढ़ा, इनके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो थोर्नडाइक थे उन्होंने लर्निंग से जुड़ा हुआ क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ताकि उसके बाद ही हम चीन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर थोर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी में का जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक बिल्ली पर किया था, कैट पर अपना जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इन्होंने किया था। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि एक बिल्ली को लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बिल्ली को एक पिंजरे में यहाँ पर बंद कर दिया। अब बिल्ली बेचारा पिंजरे में बंद है, उसको भूख लगेगी, भूखी होगी, एक दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक उसको बंद रहा, पूरी भूख जब उसको लग गई कि पर बिल्ली पूरी तरीके से भूखी होगी, तो जो बिल्ली थी वो 2 से 3 दिन की भूखी थी, बहुत ज्यादा उसको भूख लगी हुई थी। अब थोर्नडाइक ने क्या किया कि बिल्ली के पिंजरे के बाहर यहाँ पर जो है उसके सामने भोजन रख दिया, खाना रख दिया, यहाँ पर जो है भोजन रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही बिल्ली ने भोजन को देखा, देखिए खाने का अगर किसी को भूख लगी हो तो आदमी भी जो है एकदम खाने की तरफ भागेगा, ये तो फिर भी बिल्ली है, कैट है, तो इसने भी वही सेम किया, क्या किया कि खाने की तरफ झपटना शुरू कर दिया। अब क्योंकि जो खाना था, जो भोजन था, वो क्या था, पिंजरे से बाहर था। अब बिल्ली पिंजरे के अंदर बंद थी, तो बिल्ली ने पूरी तरीके से कोशिश किया, बिल्ली झटपटाई, इधर उधर कूदी फांदी, इधर गई, कभी इस कॉर्नर पे जाए, कभी इस कॉर्नर पे जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइड में, पूरी तरीके से इसने, बिल्ली ने हर तरह की कोशिश करी, लेकिन पिंजरा खुलकर ना दिया। लेकिन बिल्ली ने हार नहीं मानी, वो फिर भी लगी रही अपना बार बार कोशिश जो है वो करती रही। अब एंड में एक समय ऐसा आ जाता है जहां पर जो बिल्ली का पैर है वो इस एक स्विच पर आ जाता है, एक स्विच टंगा हुआ था, स्विच कह लीजिए, चटकनी कह लीजिए आप, बटन कह लीजिए, कुछ में मर्जी। तो यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ था, इस पर बिल्ली का जो पंजा है वो पड़ जाता है। बिल्ली कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से, अब गलती से या अचानक में रैंडमली जो बिल्ली का पंजा है वो इस पर लग गया, चरखने पर या स्विच पर। अब जैसे ही बिल्ली का पैर इस पर लगता है, पंजा इस पर लगता है, तुरंत जो है पिंजरे का गेट जो है वो खुल जाता है। तो तुरंत बिल्ली के तो मजे आ गए। बिल्ली को तो चाहिए क्या था कि बिल्ली पिंजरे से बाहर आई, उसने खाना खाना खाकर उसको लगा आहा अब मजा। लेकिन क्या था, थोर्नडाइक तो पीछे बैठा हुआ था, तो थोर्नडाइक ने क्या किया, तुरंत उसको दोबारा पकड़ा और दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया। जैसे ही बिल्ली ने अपना खाना खत्म किया, तुरंत थोर्नडाइक ने पकड़ा उसको और दोबारा जो है पिंजरे में बंद कर दिया। और फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर बिल्ली के सामने जो है दोबारा से खाना रखा। अब बिल्ली क्या करेगी, फिर से झपट्टा मारेगी। लेकिन पहले और अब में क्या अंतर है कि अब बिल्ली के पास कुछ अनुभव है,
कुछ एक्सपीरियंस है उस कैट के पास, लास्ट टाइम जो उसके साथ हुआ था उसका एक्सपीरियंस उसके साथ है, तो उसको पता है कि कहीं ना कहीं पिंजरे में कुछ आगे ही कुछ चीजें हैं। बिल्ली को पता है कि पिंजरे के आगे के पोर्शन में ही कुछ ना कुछ हुआ था, जिसकी वजह से पिंजरे का जो गेट था वो खुला था, पिंजरा खुल गया था। अब क्या है, तो अब क्या हुआ कि बिल्ली ने पीछे की तरफ कोशिश करनी बंद कर दी। अब क्या क्या बिल्ली ने सिर्फ और सिर्फ आगे ही कोशिश करी, इतना पोर्शन में कोशिश करी कि कभी लेफ्ट कभी राइट कभी ऊपर नीचे उछल उछल कर खूब कोशिश करी कि किसी तरीके से गेट खुल जाए। और एंड में फिर वही उसका दोबारा से पंजे पर स्विच पर लगता है, दोबारा से पिंजरा खुलता है, दोबारा बाहर आती है बिल्ली, फिर से खाना खा लेती है। फिर से जैसे खाना खाया उसने, फिर से जैसे ही खाना खाया तो ने दोबारा से बिल्ली को पकड़ा, दोबारा से पिंजरे में डाल दिया। तो इस चीज को 2 3 बार 4 बार 5 बार 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 रिपीट किया। अब एक टाइम ऐसा आया जहां पर बिल्ली को ये बिल्कुल पूरी पूरी तरीके से पता चल गया कि हाँ भाई ये स्विच है। बिल्ली को पता चल गया कि यहाँ भी ये स्विच है, इस स्विच को से ही हमारा जो है पिंजरा खुलता है। अब वो क्या हुआ कि जैसे ही थोर्नडाइक ने उसको बंद किया, अब उसको इधर उधर घूमने की कूदने फांदने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत वो स्विच के पास गई, स्विच को खोला, तुरंत पिंजरा खोला, बाहर निकली और जो है अपना भोजन खा लिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि बिल्ली ने बार बार कोशिश करी, और इस तरीके से जहां पहले उसको पिंजरा खोलना नहीं आता था, लास्ट में उसको पिंजरा खोलना आ गया, एक नई चीज सीखी। यहाँ पर थोंडाइक ने जो खाना रख रखा था, थोंडाइक ने जो फूड यहाँ पर रखा हुआ था, थोंडाइक ने उसको क्या नाम दिया, उसको कहा स्टूमुलस। क्या कहा, स्टूमुलस उसको कहा गया कि ये एक उद्दीपन है। अब उद्दीपन का मतलब यहाँ पर क्या है कि थोर्नडाइक ने ये कहा कि मैंने एक उद्दीपन दिया बिल्ली को, कैट को, मैंने एक स्टूमुलस दिया। स्टूमुलस क्या दिया कि उसको खाना दे दिया। अब क्योंकि वो बिल्ली भूखी थी, खाने को देखकर तुरंत उसका रिस्पॉन्स आया कि वो पिंजरे को इधर उधर भागने लगी, पिंजरे को खोलने की कोशिश करने लगी। तो एक स्टूमुलस दिया, एक लालच आप कह सकते हैं यहाँ पर कि एक लालच दिया, स्टूमुलस दिया, तो तुरंत जो है बिल्ली उस स्टूमुलस को देखकर रिस्पॉन्स करने लगी, अपनी प्रतिक्रिया देने लगी। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये दो ही चीजों पर टिका हुआ है, स्टूमुलस और रेस्पॉन्स। स्टूमुलस और रेस्पॉन्स, स्टूमुलस का मतलब है उद्दीपन यानी कि जो खाना दिया जा रहा था, और रेस्पॉन्स का मतलब है क्या, प्रतिक्रिया जो बिल्ली कर रही थी इधर उधर भागने की। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या कहा कि स्टूमुलस रेस्पॉन्स पर बेस्ड है, एस आर थ्योरी पर बेस्ड है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी थ्योरी को क्या नाम दिया, एस आर थ्योरी नाम दिया गया कि स्टूमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, या एस आर थ्योरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस आर थ्योरी नाम यहाँ पर कैसे पड़ा है, इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का दोनों का यहाँ पर एसआर थ्योरी, दोनों से ही रिलेटेड है पूरी की पूरी थ्योरी। अब यहाँ पर क्योंकि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स दोनों का आपस में बॉन्ड बना हुआ है, दोनों का आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा बिल्ली को, वैसे ही उसका रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा वैसे रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ही खाना मिलेगा वैसे ही बिल्ली जो है खाने की तरफ भागेगी, पिंजरे को खोलने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, उद्दीपन और प्रतिक्रिया, दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, एक अनुबंध बना हुआ है। इसीलिए इस थ्योरी को हम और क्या क्या नामों से बुलाते हैं, थोर्नडाइक बॉन्ड थ्योरी, थोर्नडाइक कनेक्शनिज्म थ्योरी, यानी कि अनुबंधन सिद्धांत। कि कनेक्शन है किस किस के बीच में, एस और आर के बीच में कनेक्शन है, बॉन्ड किस किस के बीच में है, एस और आर के बीच में। एस और आर का क्या मतलब है यहाँ पर, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। तो ये चीज आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी कि एस आर थ्योरी की यहाँ पर क्या बात हो रही है। ठीक है, अब इनका नाम एक और दिया गया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये नाम क्यों दिया गया, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बिल्ली ने बहुत सारी कोशिश करी, बहुत सारी ट्राई करी, एक बार में तो पिंजरा नहीं खुल गया, बहुत सारी कोशिशें करी, वो थकी भी, पिंजरा नहीं खुला, वो हार नहीं माना उसने, बहुत सारी कोशिशें करी, गलती करी, लेकिन हार नहीं मानी। जैसे जैसे कोशिश करती रही, गलती करती रही, वो सीखती रही। पहली बार जहां उसको 15 20 मिनट खोलने में लगा होगा पिंजरे को, नेक्स्ट टाइम उसको 10 ही मिनट लगी, थर्ड टाइम उसको 5 ही मिनट लगी, और धीरे धीरे ऐसे कर करके एक टाइम ऐसा है जबकि उसको 1 मिनट भी नहीं लगती थी, जैसे ही पिंजरे में बंद होती थी तुरंत स्विच खोलती थी और पिंजरा जो है खुल जाता था, पिंजरे से बाहर निकल जाती थी। तो बार बार कोशिश करने के बाद, गलतियां करने के बाद ही बच्चा जो है सीखता है। ये यहाँ से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताने की कोशिश की थी थोर्नडाइक ने। इसीलिए इस थ्योरी को हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, थोर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इसके जो इतने सारे नाम है वो कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं रहा होगा, आई होप। अब यहाँ पर आपका जो है, थोर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे लर्निंग से रिलेटेड। ये तो एक जानवर पर, एक बिल्ली पर जो है अपना प्रयोग करा, और इस प्रयोग को एक बच्चे पर अप्लाई करके कुछ नियम दिए गए, पढ़ने से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सीखने से रिलेटेड। अब वो क्या नियम थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यहाँ पर जो थोर्नडाइक थे, उन्होंने बहुत सारे नियम दिए,
बहुत सारे अलग अलग नियम दिए, लेकिन उनके नियमों को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक कहा कि भाई ये प्राइमरी लॉज है, मुख्य नियम है, और कुछ नियमों को उन्होंने कहा कि गौण नियम है, सेकेंडरी लॉ है, इतने ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली इन्हीं में से ही आपके पूछे जाते हैं। इनमें से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया नहीं आया। इनको भी कराएंगे, यहाँ पर कराएंगे सारे ही, लेकिन तीन जो है स्टार्टिंग है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन इनको एक एक करके नियमों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसमें क्या कहा कि बच्चा सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। इन्होंने कहा कि बच्चा कितना अच्छा सीखेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चा सीखने के लिए कितना ज्यादा तत्पर है, कितना ज्यादा तैयार है। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी अच्छे तरीके अपना लीजिए, बच्चा सीख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद सीखने के लिए रेडी नहीं है अभी। तो यहाँ पर थोर्नडाइक ने क्या कहा कि एज अ टीचर अगर आप अपनी टीचिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं, बच्चे की लर्निंग को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए क्या कि क्लास में जाते समय या जाते ही सबसे पहला आप ये काम करें कि सभी बच्चे को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तैयार करें। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करिए, कुछ भी ऐसा तरीका करिए, अपनाइए जिससे कि सारे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, सब बच्चे पढ़ने के लिए तैयार। इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं, कोई एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं, जिससे कि सारे बच्चों को लगे हाँ आज कुछ नया होने वाला है, आज क्लास में मजा आएगा। तो वो बच्चे जो है पूरी क्लास में कुछ नया सीखने के लिए तैयार होकर बैठे। तो कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, कोई एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तैयार करते हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है कि जितने ज्यादा बच्चे सीखने के लिए तैयार होंगे, तत्पर होंगे, तो बच्चे की लर्निंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो मतलब बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। इसमें इन्होंने क्या कहा कि बार बार प्रैक्टिस करिए। आप, हो सकता है कि एक बार में आपसे काम ना हो, आप ना सीख पाए, दो बार करिए, तीन बार करिए, चार बार करिए, पांच बार करिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप उसमें चीज में परफेक्ट हो जाएंगे और आप उस चीज को जरूर सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार, दो बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार करनी पड़ेगी, तब जाकर आप सीखेंगे। जैसे यहाँ पर बिल्ली ने क्या है, बार बार कोशिश करी, वो फेल भी हुई, पिंजरा नहीं खुला, लेकिन उसने फिर दोबारा कोशिश करी, 13 बार कोशिश करी, बार बार कोशिश करने के बाद ही उसको एक ना एक बार सफलता जरूर मिली। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अभ्यास का नियम की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स का कोई सम हो या आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखानी, कोई लैंग्वेज सिखानी हो, या कोई भी ऐसा तरीका सिखाना, तो आप उसमें प्रैक्टिस मेथड को अपना सकते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दी जाए, ताकि जितना ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कंटेंट बच्चों का मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके अंदर क्या कहा कि जब बच्चा कुछ अच्छा करे ना, तो उसको शाबाशी दो, उसको कुछ इनाम दो। अब जब बच्चा कुछ अच्छा करेगा, उसको इनाम मिलेगा, क्या है, वो दोबारा अच्छा करने की सोचेगा। बच्चा अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काम को कर रहा है तुरंत, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप लोगों को, या आप उसको कोई ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं दे रहे, मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाए। तो यहाँ पर प्रभाव का नियम क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, की यहाँ पर बच्चे को मोटिवेट करते रहो। बच्चे को क्या है, मोटिवेट करते रहो, फीडबैक देते रहो, बच्चे को शाबाशी देते रहो। अगर बच्चा कुछ अच्छा काम करके लाता है तो उसको शाबाशी दो, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट, दो, इस तरीके से शाबाशी दो, अप्रिशिएट करो उसके काम को। ताकि क्या है, अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो उससे क्या होगा, बच्चा दोबारा उस काम को करने की कोशिश करेगा, दोबारा सोचेगा हाँ आज तो गुड मिला, कल को वेरी गुड लेकर आना है, आज एक्सीडेंट मिला, कल को और ज्यादा बेहतरीन करके लेकर आना है। तो बच्चा जो उस काम को करने में हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। तो शाबाशी दीजिए। अगर बच्चा कुछ गलत काम करके ला रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं, उसको सही करना सिखा सकते हैं, सही कर सकते हैं, गलत क्या है ये बता सकते हैं, तो ताकि बच्चा दोबारा उस गलत काम को ना करे। तो कुल मिलाकर क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब कि बच्चों को मोटिवेशन करते रहिए। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से कैसे जोड़ा इन्होंने, इन्होंने कहा कि बिल्ली पिंजरा खोलने की बहुत कोशिश करी, एंड में जब पिंजरा खुल गया, वो अपने सक्सेस हो गई, तो उसको एक इनाम के रूप में उसको खाना मिल गया। इन केस अगर थोंडाइक खाना हटा लेते, तो बिल्ली कोशिश कर रही थी भोजन तक पहुंचने की, खाने तक पहुंचने की, जैसे बिल्ली ने पिंजरा खोला, खाना हटा दो, तो क्या होगा, बिल्ली एक दो बार ऐसा करेगी, लेकिन तीसरी बार ये समझ जाएगी कि नहीं, खाना तो मिलना जाना नहीं, होना तो कुछ है नहीं, एंड में आके पिंजरे में बंद होना, भूखे रहना, तो क्यों इतनी मेहनत करनी। तो वही चीज बच्चों के साथ, अगर बच्चों को कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो क्या करें, क्या करना है इतनी मेहनत का, जब करना है यही है, मिलना कुछ नहीं। लेकिन जब बच्चों को फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज मिलेगा, कुछ कंपटीशन होगा, तब बच्चे में क्या इंटरेस्ट होगा कि भाई हाँ मुझे ये काम करना है। तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमें अप्रिशिएशन मिले, हमें लॉ ऑफ इफेक्ट हो, और हम और अच्छा बनाने की कोशिश करें, और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, और ज्यादा मेहनत करें। अगर आपके अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि जल्द से जल्द हो सकता है कि हमारा मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाए। तो आपको ये जिम्मेदारी है कि हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन ना हो, इसलिए हमें फीडबैक्स देते रहिए,
अच्छाई बुराई जो भी है कमेंट्स में बताते रहिए, और पसंद आ रहा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट नियम पर चलते हैं, गौण नियम, सेकेंडरी लॉज। ये नियम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए एग्जाम में भी इनसे बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार आ गया, नहीं आ गया, नहीं आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ तो हमें 30 आउट ऑफ 30 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तो 30 आउट ऑफ 30 की तैयारी कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन भी हमें किसी तरीके से छोड़ना नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर एक एक नियम को कि क्या है ये नियम, और इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है आपका बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टी रिस्पॉन्स थ्योरी। यहाँ पर क्या है कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, उसके अलग अलग मल्टीपल रेस्पॉन्सेज देखिए, अलग अलग मल्टीपल रेस्पॉन्स दीजिए। जरूरी नहीं यहाँ पर देखिए क्या हो गए कि मान लीजिए अब बिल्ली पिंजरे में बंद थी, बिल्ली क्या था यहाँ पर देखते हैं इसमें, बिल्ली पिंजरे में बंद थी। अब बिल्ली अगर सिर्फ एक ही कॉर्नर में हाथ पंजा मारती रहती, सिर्फ इसी में ही कोशिश करती रहती, एक ही रेस्पॉन्स देती रहती, एक ही प्रतिक्रिया देती रहती, तो क्या होता, कभी सक्सेस नहीं हो सकती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो रेस्पॉन्स है मे बी वो गलत हो, तो आप अपने तरीके को बदल कर देखिए, आप नेक्स्ट रेस्पॉन्स करिए। बिल्ली ने नेक्स्ट दूसरे कॉर्नर में जाके कोशिश करी, तीसरे कॉर्नर में कोशिश करी, ने आगे करी, पीछे करी, ऊपर नीचे सब जगह कोशिश करी, तब जाकर वो सक्सेसफुल होगी। तो यही चीज यहाँ पर मल्टीपल रेस्पॉन्स थ्योरी, कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, आपके सामने कोई समस्या आए, अलग अलग तरीके से उस पर रेस्पॉन्स कीजिए। मे बी एक रेस्पॉन्स गलत हो, एक प्रतिक्रिया गलत हो, तो दूसरी तीसरी कोई ना कोई प्रतिक्रिया सही लगेगी और आप जो है उस काम में सक्सेस हो जाएगी। तो मल्टीपल रेस्पॉन्स दीजिए, अलग अलग रेस्पॉन्स दीजिए। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल स्टेट। यहाँ पर क्या कहा गया कि सीखने के लिए जरूरी है कि बच्चे का मानसिक स्थिति क्या है, बच्चा मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है, बच्चा मानसिक रूप से डिस्टर्ब तो नहीं है, मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, मेंटली बच्चा स्टेबल नहीं है, बच्चा कुछ और सोच रहा है, बच्चे का दिमाग कहीं और जा रहा है, किसी भी रीजन की वजह से बच्चा अभी मेंटली डिस्टर्ब है कुछ समय के लिए, तो क्या होगा, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपका पढ़ाना वेस्ट, बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर पहले ये चेक जरूर करें कि अगर कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट लग रहा है तो उससे पूछने की कोशिश करें, उसकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर एक चीज ये भी कहा कि मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छा सीखने की। अगर आप सिखाना चाहते हैं अच्छे से, तो ये कोशिश करें कि बच्चा मेंटली स्टेबल हो, उस समय पर मेंटली डिस्टर्ब ना हो, उसका माइंड जो है पूरी तरीके से आपके टीचिंग पर हो। उसके लिए आप अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना रहे। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। अब ये क्या है, देखिए आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो है बड़ी है, या कोई टॉपिक है, कोई कंटेंट है बहुत ज्यादा बड़ा है, एक साथ आप पढ़ाने जाएंगे, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, बच्चा समझ नहीं पाएगा। आप क्या करें, उस पूरे कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, अब अलग अलग कंटेंट को पढ़ाइए, बाद में एक साथ करा दीजिए। तो यहाँ पर पार्शियल एक्टिविटी का मतलब यही है कि कोई प्रॉब्लम अगर ज्यादा बड़ी है, कोई कंटेंट अगर ज्यादा बड़ा है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, अलग अलग पार्ट पर फोकस करो, लास्ट में एक साथ पढ़ा दो। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। नेक्स्ट है सदृश्य अनुक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज, लॉ ऑफ एनालॉजी। इसमें क्या कहा जाता है कि सिमिलैरिटीज, आपके साथ अगर आज कोई सिचुएशन हुई है, आपको उसका अनुभव मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। जैसे कि बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया था, उसको 15 मिनट 20 मिनट लगी, ये एक एवरेज आइडिया से बता रहे हैं हम, सिर्फ टाइम एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कोई फिगर नहीं कि आप याद करें कि हाँ 15 मिनट लगी, ये सिर्फ आपको आइडिया के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए पहली बार 15 मिनट लगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसको दोबारा पिंजरे में बंद किया गया, तो उसके पास पहले का एक्सपीरियंस था कि हाँ पहले भी मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ था, यहाँ लगभग लगभग यहाँ पर स्विच था, तो बिल्ली डायरेक्ट हो गई, उसको टाइम कम लगा। तो ये होता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज, कि जब आप कोई नया कंटेंट पढ़ा रहे हो तो कोशिश करें उसको पुराने कंटेंट से कनेक्ट करने की, ताकि बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से उसको सीख पाए, समझ पाए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव स्ट्रिंग, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इसमें क्या होता है कि आप एक कंटेंट पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है, उस कंटेंट से आप दूसरी जगह बच्चे को शिफ्ट कर सकते हैं, उसी से ही जोड़कर दूसरे टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरे टॉपिक को समझा सकते हो। अब इसका एक बहुत ही बड़े बेहतरीन तरीका अगर आप समझना चाहें, एक एग्जाम्पल है, तो जब आपको पावलव की थ्योरी समझाई जाएगी, उसमें आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप टिक लगा कर बैठिए, इसको आप टिक लगा कर रखिएगा, जब पावलव की थ्योरी हम समझाएंगे तो वहां पर ही आपको ज्यादा बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये आपका जो है लो थे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि थोर्नडाइक के लो क्या थे, थोर्नडाइक के क्या क्या नाम थे थ्योरीज के, और थोर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट क्या था। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन तो नहीं लेना, सब क्वेश्चंस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ यंग चाइल्ड रेस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मेड बाय हिम हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट थ्योरी इज रिलेटेड टू। एक बच्चा है जो कि नई सिचुएशन से डील करता है, डिपेंड करता है कि उसका पुराने समय में एक सिमिलर ऐसी सिचुएशन हुई थी, उसके बेस वो नई सिचुएशन से डील करता है।
अब ये जो थ्योरी है किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि दृष्टिकोण का नियम, तत्परता का नियम, सादृश्य का नियम, प्रभाव का नियम। बताइए, अभी अभी इसको कवर किया, फटाफट आप आंसर कीजिए। बिल्कुल सही आंसर आपका जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि अभी अभी इस चीज को देखा हमने कि बच्चा जो है पुरानी सिचुएशन से सेम सिचुएशन उसके आगे आई तो उससे डील कर रहा है। तो कौन सा है? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली लॉ ऑफ एनालॉजी आपका इसमें आएगा, सादृश्य का नियम आपका जो है इसमें यहाँ पर आएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि जो आपका परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई भी अलग नाम दिया जा सकता है या नाम भी पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि इसके सारे नाम क्या है। तो ट्रायल एंड एरर का दूसरा थ्योरी का जो नाम है वो क्या है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उत्तेजना प्रक्रिया या उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत, और नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि राइट ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, कौन सी थ्योरी है आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी को और क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी इसको कहा जाता है, एसआर थ्योरी भी इसको कहते हैं। एसआर थ्योरी में स्टिमुलस आपका है उद्दीपन और रेस्पॉन्स आपका है प्रतिक्रिया, यानी कि उद्दीपन यहाँ पर क्या था एक्सपेरिमेंट में, वो था भोजन, ठीक है ना, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, द लॉ ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, यानी कि जो सीखने का नियम था वो किसके द्वारा दिए गए थे? बताइए किसके द्वारा दिए गए थे? पावलोव के थ्रू दिए गए थे या आपका थोंडाइक, कोहलर, स्किनर, कौन था जिन्होंने सीखने के नियम दिए? देखिए यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा, वो जाएगा आपका थोंडाइक। थोंडाइक थे जिन्होंने सीखने का नियम दिया था। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को एक अच्छी तरीके से समझ कर चलिए कि अगर आपसे कहें थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के जो सिद्धांत है वो तो सबने दिए थे, पावलोव, थोंडाइक, कोहलर और स्किनर, सबने ही सीखने के सिद्धांत दिए, लेकिन सीखने के जो नियम दिए वो केवल और केवल थोंडाइक ने दिए, जो कि अभी हमने देखे, जिनमें से 3 आपके जो थे कैसे थे, प्राइमरी लॉ थे, प्रमुख नियम थे, और आपके बाकी के 5 थे आपके सेकेंडरी लॉ, ठीक है, द्वितीय नियम। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू थोंडाइक द टर्म एसोसिएशन वाज मॉडिफाइड लेटर, यानी कि थोंडाइक के अकॉर्डिंग जो एसोसिएशन शब्द है आपका, साहचर्य शब्द है, इसको बाद में किस नाम से बोला गया? बॉन्ड, कनेक्शन, दोनों या कोई नहीं? तो बताइए किस नाम से बोला जाता है? बिल्कुल सही, राइट आंसर होना चाहिए दोनों, बोथ ऑफ देम। बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, कनेक्शन थ्योरी भी कहा जाता है, तो दोनों का आपका इसका आंसर आ जाएगा बोथ ऑफ देम। राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन। फटाफट बिल्कुल सही आंसर आपके जाने चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि क्या आंसर आपका आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्लास teaching the steps of introduction a lesson is based on which law of learning? क्लास टीचिंग में हम अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इंट्रोडक्शन करना किस लॉ में आता है? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ एसोसिएशन? मैंने आपको अभी एग्जांपल देकर बताया था इसका लॉ का, तो याद करिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही, लॉ ऑफ रेडीनेस आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, आप कुछ नहीं पढ़ा लीजिए, समझ नहीं आतेगा, बच्चा जो है पढ़ नहीं पाएगा। तो चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने का बेसिक उद्देश्य यही होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम बच्चे को तैयार करने की कोशिश करते हैं। याद करिए, जब आप लेसन प्लान बनाते थे सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्किल बनाते थे, जिसमें आप चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते थे, जिसके अंदर आप कोई एक्टिविटी, कोई क्वेश्चन आंसर करते थे, ताकि सब बच्चे का जो ध्यान है वो आपके बोर्ड की तरफ आ सके, आपके टॉपिक की तरफ आ सके। जो बच्चे इधर उधर लगे हुए थे वो सब आपकी तरफ हो सके, पढ़ने के लिए तैयार हो सके। लॉ ऑफ रेडीनेस से जरूरी है और रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, What are the factor related to learner that affect the learning? यानी कि बच्चों से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं? पहला है फिजिकल मेंटल हेल्थ, कि बच्चे की फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसी है। बच्चे की एस्पिरेशन लेवल क्या है, सीखने की इच्छा क्या है, आकांक्षा क्या है, मोटिवेशन कितना है बच्चे में, बच्चा सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है, बच्चे की विल पावर कैसी है, या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल सही, सोचना ही नहीं है इसमें, तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ऑल ऑफ दिस, सारे ही ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बच्चे के सीखने पर अफेक्ट करते हैं। चलिए ये चीज रही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके सामने।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग, यानी कि लर्निंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। इन स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। तो देखिए सबसे पहला है, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रंस इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस, यानी कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो ये हमें पता लगता है कि बच्चे ने कुछ नहीं सीखा। ठीक है। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन इमोशनल पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग एनवायरनमेंट फॉर द लर्नर, यानी कि जो आपका अधिगम है, जो लर्निंग है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर आपका एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव है। ठीक है। और सेटिस्फाइंग एनवायरनमेंट है, बच्चों को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बच्चे खुश है, पॉजिटिव। लर्निंग इज नॉट इफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर एट एनी स्टेज ऑफ लर्नर, यानी कि किसी भी स्टेज में हो बच्चे, लर्निंग के किसी भी लेवल पर हो, बच्चों का इमोशनल लेवल कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लर्निंग इज फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी, कि जो अधिगम है ये एक मानसिक गतिविधि है, मानसिक एक्टिविटीज है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही है, आपको बताना है। सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर जो आपका जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन इमोशनल पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग, यानी कि यहाँ पर क्या है कि अगर बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, सेटिस्फाइंग है, तो बच्चे की लर्निंग ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखिए अगर आप इसके पहले ए और सी डी पर जाएं, तो यहाँ पर देखिए पहले में क्या कह रहे हैं कि बच्चे ने कोई गलती कर दी तो बच्चे ने कुछ सीखा नहीं, ऐसा नहीं। गलती करना ही तो सीखने का फर्स्ट स्टेप है, गलती कर रहा है नेक्स्ट टाइम सीखेगा भी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है। लर्निंग इमोशनल फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जी, आपके हर एक फैक्टर जो है लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। आप इमोशनली वीक है कि नहीं, मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, आप जो सोशली कैसे हैं, सोशली एक्टिव है कि नहीं है, हर एक फैक्टर, हर एक चीजें जो है आपको अफेक्ट करती हैं। सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्टिविटीज है लर्निंग, नहीं जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्टिविटी नहीं, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट इक्वली इफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप बताइए, 7 क्वेश्चन हुए, 7 क्वेश्चन हुए, 7 क्वेश्चन में से कितने आंसर आपके सही गए हैं, कितने गलत गए हैं, कमेंट करके बताइए। हेलो। हम्म। क्या? चलिए देखिए अब हम बात करने वाले हैं स्किनर के बारे में। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। देखिए स्किनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था ना, जो थ्योरी थी, उसको ही हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो इसलिए इस नाम को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि स्किनर थ्योरी ना पूछकर ये कह दिया जाता है कि भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी। ठीक है ना, कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, स्किनर का सिद्धांत जो है, जो एक्सपेरिमेंट है, काफी हद तक थोंडाइक की तरह ही है। जैसे थोंडाइक ने बिल्ली पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया, ये अंतर है। अब कुछ और डिफरेंस भी है, वो आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है। पहले हम स्किनर का थ्योरी क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, वो समझ लेते हैं, उसके बाद उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें स्किनर ने क्या किया कि एक चूहे को लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। थोर्नडाइक ने क्या किया था कि बिल्ली को लिया था, पिंजरे में बंद कर दिया था। यहाँ पर क्या किया कि चूहे को लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अब क्या था कि जो पिंजरा था कुछ इस तरीके से सेटिंग थी कि पिंजरे में सबसे ऊपर एक स्पीकर लगा हुआ था जिससे की आवाज आती थी, दो लाइट लगी हुई थी। ठीक है। एक इसके नीचे एक बटन लगा हुआ था जिसको लीवर बोला गया, और उसके नीचे एक डिस्पेंसर था जिसके अंदर चूहे को भोजन मिलता था, खाना मिलता था। इस तरीके का वो जो है पूरा का पूरा सिस्टम किया। अब यहाँ पर क्या है कि थोंडाइक में तो क्या हुआ था कि बिल्ली के सामने, भूखी बिल्ली के सामने भोजन रख दिया, उसके सामने एक लालच रख दिया कि भाई तुम ये खाना है, तुम्हें खाना है। तो उस खाने को देखकर, उस भोजन को देखकर, उस स्टिमुलस को देखकर बिल्ली का रेस्पॉन्स आया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रखा, कोई खाना वाना कुछ भी चूहे के सामने नहीं रखा था, बस चूहे को पिंजरे में बंद करके रख दिया। अब चूहे की ये प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, नेचुरल रिएक्शन है कि वो इधर उधर कूदता फांदता रहता है। नेचुरली है कि चूहा जो है इधर उधर एक जगह टिक कर नहीं बैठता, इधर उधर घूमता रहता है। तो इस चूहे ने भी वही किया कि ये कौन सा अलग था, तो इधर उधर कूदा, पूरे के पूरे पिंजरे में कूदना फांदना इसका जो है लगा रहा। लेकिन अब क्या हो गया कि अचानक से उसका जो हाथ था, जो पंजा था, वो क्या हुआ, लीवर पर लग गया। यहाँ पर क्या हुआ कि कूदते फांदते हुए अचानक से एकदम से उसका जो पंजा था, जो हाथ था, वो लीवर पर लग गया। जैसे ही उसका हाथ लीवर पर लगा, तुरंत दोनों लाइट जली,
स्पीकर से कट की आवाज आई, चूहा डर गया, क्या हुआ, लेकिन तुरंत ही डिस्पेंसर में जो है उसको खाना मिल गया। तुरंत क्या हुआ, डिस्पेंसर से उसको खाना निकल कर उसको फूड मिल गया, भोजन मिल गया। तो बस चूहे के तो मजा आ गया, जैसे भोजन उसके सामने आया उसने खाना करना शुरू कर दिया। दोबारा से फिर से वो बैठा था, एकदम इधर उधर कूद रहा फांद रहा, नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है अपना नेचुरली प्राकृतिक रूप से। तो फिर से दोबारा से उसके साथ यही होता है कि दोबारा से उसका लीवर प्रेस हो जाता है, लाइट जलती है, स्पीकर से आवाज आती है और डिस्पेंसर में खाना प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से जब 2 3 बार 4 बार चला है, तो चूहे को क्या हुआ, पता चल गया कि भाई इस लीवर पे कुछ ना कुछ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिससे कि मुझे खाना मिलता है। तो फिर वो समझ गया, सीख गया, और बार बार लीवर को प्रेस करता है, खाना आ जाता, लीवर को प्रेस करता है, खाना आ जाता। बस उसको तो मजे आ गए, उसको तो बैठे बैठाए पिंजरे में ही खाना मिल रहा था, उसके तो मजे आ गए। तो वो जैसे ही उसको भूख लगती तुरंत लीवर को प्रेस करता है, खाना मिल जाता, लीवर को प्रेस करता है, खाना मिल जाता। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो चूहा था उसने भी पिंजरा खोलना तो यहाँ पर नहीं सीखा, लेकिन हाँ, खाना कैसे मिलना है वो उसने सीख लिया, लीवर का कैसे इस्तेमाल होना है इसका वो उसने सीख लिया। तो एक नई लर्निंग कर ली। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि हमने थोंडाइक में भी कुछ ऐसा कुछ देखा था। आपको बताना है कि जो थोंडाइक का एक्सपेरिमेंट था हमने उसमें भी कुछ कुछ ऐसा सही देखा था, यहाँ पर भी ऐसे देखा। तो क्या अंतर है दोनों? 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि क्या अंतर है उसमें। चलिए देखिए, आपने मन में तो सोच ही लिया होगा, भले ही आप कमेंट बॉक्स में ना लिख पाए क्योंकि बड़ा होगा, लेकिन कमेंट में आपने मन में आपने सोच लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो रीजन है, जो डिफरेंस है वो सही है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहला अंतर तो क्या है, सबसे बड़ा अंतर कि थोंडाइक ने पहले खाना दिया कि भाई तुम्हारा स्टूमुलस है, ये तुम्हारा खाना है। उस खाने को देखकर बिल्ली का रेस्पॉन्स आया कि बिल्ली इधर उधर कूदी फांदी। यहाँ पर कोई खाना नहीं था, कोई स्टूमुलस नहीं था, एक नेचुरल रिएक्शन था चूहे का कि वो इधर उधर कूद रहा था, फांद रहा था। अचानक से उसका हाथ लग गया, और जैसे इसने सही काम किया, यानी कि सही जगह हाथ लगा, सही स्विच को बटन दबा, इनाम के रूप में उसको जो है खाना मिल गया। वहां पर क्या होता था कि बिल्ली के सामने पहले खाना रख दिया, उसको दिखा दिया कि भाई तुम्हारा खाना है। बिल्ली उस खाने के लिए प्रतिक्रिया करी, छीनी, इधर उधर भागी दौड़ी, और जैसे पिंजरा खोला उसको खाना मिल गया। यहाँ पर चूहे के सामने पहले से कोई स्टिमुलस नहीं था। यहाँ पर चूहे के सामने जो है, हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर चूहे के सामने किसी भी तरीके का कोई भी स्टिमुलस नहीं था। थोंडाइक में स्टिमुलस होता है, लेकिन स्किनर के में स्टिमुलस नहीं दिया गया। स्किनर के में क्या दिया गया, वो दिया गया री यानी कि पुनर्बलन, जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्बलन, कि जब बच्चा कुछ अच्छा काम करेगा हम तो तब उसको इनाम देंगे, पहले से नहीं बताते। ये इसका एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक तो ये हुआ कि बच्चे को का टेस्ट लेना था, पहले से बता दिया कि इस टेस्ट में जो जो फर्स्ट आएगा उसको एक घड़ी मिलेगी नाम में, या उसको एक मोबाइल इनाम में मिलेगा, उसको स्कूटी इनाम में मिलेगी, उसको ये मिलेगा, वो मिलेगा। पहले से कहते हैं कि भाई अगर तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। अब बच्चा उस स्टिमुलस को देखकर रेस्पॉन्स कर रहा है कि बच्चा बहुत मेहनत लगाकर पढ़ता है, अच्छे मार्क्स लाता है, उसको इनाम मिल जाता है। दूसरी चीज ये है कि पहले से कुछ स्टिमुलस नहीं थे, पहले से बच्चे में कुछ ऐसा नहीं था कि बच्चे को लालच दिया गया था, नहीं। बच्चा नेचुरली वे में अपनी तरफ से रिएक्ट कर रहा था, अपनी तरह से पढ़ रहा था। जो मेहनत से पढ़ता है वो मेहनत से पढ़ रहा था, जो नहीं पढ़ रहा था ना नहीं पढ़ रहा था। जिसने मेहनत की, जिसने अच्छे से पढ़ा, जिसने नेचुरल रिएक्शन अच्छा किया, उसको बाद में इनाम मिल गया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए तुम्हें ये इनाम दिया जाता है। पहले से कोई भी डिसाइड नहीं था। तो यहाँ पर जो है री मिला, स्टिमुलस नहीं मिला, ये सबसे बड़ा इसमें एक अंतर है। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। क्या अंतर है कि इसमें पहले से कोई खाना नहीं मिला, जब चूहे ने अच्छा काम किया, सही जगह प्रेस किया, बटन प्रेस किया, तब उसको जो है खाना मिला एक इनाम के रूप में। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि दोनों में क्या अंतर है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, दोनों में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें स्किनर के में कोई ज्यादा और बड़े नियम वगैरह नहीं थे, बस एक यही छोटी सी चीज थी। इसी से रिलेटेड 2 4 क्वेश्चन है जो कि कभी कभार पूछ लेते हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि जो क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत है, किसने दिया, स्किनर, होल, थोंडाइक या फ्राइड। तो किसने दिया है, बिल्कुल सही, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो है किसने दिया, स्किनर ने दिया, स्किनर ने। थोंडाइक ने नहीं दिया। थोंडाइक ने कौन सा थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है ना, प्रतिक्रिया और भूल का सिद्धांत, प्रयास भूल का सिद्धांत, तो वो दिए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ री पुनर्बलन, किसने दिया है, जॉन लॉक, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्राइड या स्किनर। बिल्कुल सही, स्किनर ने दिया। यहाँ पर री स्किनर ने दिया। री अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं स्किनर से जुड़ी हुई बात हो रही है। अगर स्टिमुलस रेस्पॉन्स आए तो थोंडाइक से जुड़ी हुई बात हो रही है।
तो ये क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि कौन सी थ्योरी है जिसको कि हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ इनसाइट? बताइए। बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि जो स्कीनर की थ्योरी थी ना, उसी को ही तो हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं, यानी कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत या संचालक कंडीशनिंग थ्योरी। एक ही बात है, कोई सा भी आपका आ सकता है, इसमें सारे नाम आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप इसको देखिए, समझ कर चलिए। इस क्वेश्चन में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि जो कि किसने दी थी? स्कीनर ने दी थी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? रीइंफोर्समेंट। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको हम एसआर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, ये किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? पावलोव ने दी थी। अभी आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, तो पता चल जाएगा। थ्योरी ऑफ इनसाइट आपका कोहलर ने दी थी, ये भी आपका नेक्स्ट में पता चलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, कैसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्शन, यानी कि एक स्टेटमेंट है कि जो सीखना है प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? स्किनर, वुड्सवर्थ, क्रोक्रो एंड गेट्स एंड अदर। तो बिल्कुल सही आपका आंसर है, स्किनर ने ये डेफिनेशन दी थी। किसने किसने दी थी ये डेफिनेशन? स्किनर ने डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज नॉट प्रोपाउंडेड एनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि इनमें से कौन है जिन्होंने व्यक्तित्व का कोई सिद्धांत नहीं दिया? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए, बीएफ स्किनर, सिगमंड फ्राइड, गोल्डन एल्पोर्ट या रेमंड बी केटल। कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट करिए। बिल्कुल सही, बीएफ स्किनर आपका इसमें आंसर जाएगा। बीएफ स्किनर ने नहीं दी। अब आपका यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीएफ स्किनर ने तो थ्योरी दी थी, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ी है। तो देखिए, वो जो थ्योरी हमने ऊपर पढ़ी है, वो कौन सी थ्योरी है? वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग थ्योरी है, अधिगम का सिद्धांत है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पर्सनैलिटी थ्योरी, व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात हो रही है। तो व्यक्तित्व का सिद्धांत, पर्सनैलिटी थ्योरी जो किसने दी थी? सेगमेंट फ्राइड ने भी दी थी, गॉर्डन एल्पोर्ट ने भी दी थी और रेमंड बी केटल ने भी दी थी, लेकिन स्किनर ने नहीं दी। तो सही आंसर क्या होगा आपका इसका? स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है। ये किसने कहा? डेविस, स्किनर, बियंजा, नन ऑफ दिस। बिल्कुल सही, स्किनर ने कहा। किसने कहा? स्किनर ने कहा। ये कुछ क्वेश्चन है जो फैक्चुअल होते हैं, याद करने के लिए होते हैं। यूपी टेट में ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, सी टेट में इस तरह के क्वेश्चन के चांस बहुत ही रेयर होता है कि कभी कभार पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन। स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन फॉलोइंग, यानी कि स्किनर ने किसके ऊपर अपना जो है स्टडी की थी? रैट्स के ऊपर, चूहे के ऊपर, पीजन यानी कि कबूतर, डॉग्स या कुत्ते, या फिर रैट्स और पीजन दोनों के ऊपर? तो बताइए कि कौन सा आंसर इसमें सही होना है, किसके ऊपर क्या था? देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आपका आंसर आ सकता है कि रैट के ऊपर किया था, बिल्कुल सही है, लेकिन रैट के साथ साथ पिजन के ऊपर, कबूतर के ऊपर भी दिया था। तो जो स्किनर ने अपना स्टडी की थी, रिसर्च की थी, वो चूहे और कबूतर दोनों के ऊपर किया था। तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर जो है जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना क्लासिक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको आप ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो कि एक चूहे पर किया था, कि चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट था जो कि इन्होंने कबूतर के ऊपर किया था, जहां पर क्या था कि कबूतर को कुछ बॉल पिक करनी थी। जैसे ही कबूतर ने रेड बॉल पिक की, तुरंत उसको खाना मिल गया। तो यहाँ पर क्या खाना क्या रिइंफोर्समेंट मिल रहा था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि कबूतर जो है बार बार ये कोशिश कर रहा था कि वो रेड बॉल को ही उठाए, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि रेड बॉल को उठाने पर ही मुझे खाना मिलेगा, बाकी बॉल्स को उठाने पर खाना नहीं मिलेगा। तो उसको ये पता चल रहा था कि कौन सी बॉल को उठाकर क्या रिस्पॉन्स होगा। तो री से जुड़ा ही था ये भी एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा फेमस नहीं है, मेन था चूहे का जो ज्यादा फेमस है, जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार 1% अगर ये आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि चूहे कबूतर दोनों पर ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में आप बताएंगे कि कितने 15 में से टोटल आपके आज सही हुए हैं। 8 आपके पहले थे, थोंडाइक में हमने किए थे, और ये आपके 7 स्किनर में हो गए। तो टोटल बताने के कितने सही जाते हैं। री यानी कि पुनर्बलन, डैश अ टारगेट बिहेवियर
वेयर एज पनिशमेंट डैश अ टारगेट बिहेवियर। देखिए कई बार इस तरह के जो फिलअप्स होते हैं उनको पढ़ के समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछने क्या चाह रहे हैं, लेकिन जब आप उनका ऑप्शंस को देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज। रिमूव्स स्टैब्लिश यानी कि हटाता है, स्थापित करता है। इंक्रीज डिक्रीज घटाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, घटाता है। डिस्करेज इंक्रीज हतोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। इनहेबिट इनहेंज रोकता है, बढ़ाता है। अब देखिए रीइंफोर्समेंट जो होगा, जो पुनर्बलन होगा, वो बच्चे में टारगेट बिहेवियर को रोकेगा, कम करेगा या ज्यादा करेगा? ऑब्वियसली बढ़ाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रीइंफोर्समेंट होता है वो एक अच्छे बिहेवियर को, टारगेट बिहेवियर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। आप उस ऑप्शंस में देख सकते हैं कि सबसे पहले में रिमूव करेगा, नहीं करेगा। डिस्करेज करेगा, नहीं। इनहिबिट करेगा यानी कि रोकेगा, नहीं करेगा, वो बढ़ाएगा। ठीक है। गलत पनिशमेंट जो है वो डिक्रीज करेगा, गलत बिहेवियर को क्या करेगा, घटाएगा। पनिशमेंट देने का मतलब है कि तुम्हें ये काम नहीं करना, उस काम को कम कराना, बिहेवियर को कम करना। और रीइंफोर्समेंट का मतलब है बहुत बढ़िया, उसको चीज को इंक्रीज करना। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर जाए। तो कमेंट करके बताइए फटाफट कि कितने आंसर आपके सही गए हैं, और साथ साथ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो फीडबैक हमें देते रहिए, हमें भी रीइंफोर्समेंट देते रहिए, ताकि इसी तरह की और वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।